गुप्त कौन थे और एक तरफ इनका मूल स्थान। मूल स्थान, दो चीजें ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर जायसवाल ने गुप्तों को क्या कहा गया? गुप्त कौन थे? शूद्र जाति के थे। किस जाति के? शूद्र जाति के। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताई है कि गुप्त जाट जाति से संबंधित भी माने हैं। किससे संबंधित? जाट से संबंधित भी माने। किसने? डॉक्टर जायसवाल ने। इसके अलावा अल्टेकर, रोमिला थापर, रोमिला थापर, तीसरे रामशरण शर्मा, रामशरण, इन तीनों ने गुप्त डायनेस्टी या गुप्त वंश के राजाओं को वैश्य वर्ग से संबंधित माना। कि मूल रूप से कौन से संबंधित थे? वैश्य वर्ग से संबंधित थे। अल्टेकर, रोमिला थापर, रामशरण शर्मा। आगे आके बैठ पहले, तो पहले आगे आ बिल्कुल, तब ज्यादा सही रहेगा। हैं? जगह नहीं मिल रही? मैं दूंगा, खड़ा हो क्या? वहीं से देखने लग गया। यहां बैठ इस कोने पर। ये बैग किसका है? और पेन किसका नीचे गिरा हुआ है? पेन उठा दे वो, जिसका भी। ये किसका है? अपने को कहां जरूरत है किसी चीज की बोलने की? अपने तो फेविकोल के जोड़ से जुड़े हुए हैं ना। अपने को तो छोड़नी नहीं जगह। ठीक है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण जाति से माना। ब्राह्मण जाति से माना। इसका कारण था कि समुद्रगुप्त जो था वो अपने आप को लिच्छवियों का दहिता कहता था। लिच्छवी दोहित्र। इसका लिच्छवी का दोहिता कहता था। लिच्छवी जो राजवंश था वो ब्राह्मण था। इस आधार पर यह माना गया ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण थे। समझ में आ गया? इसके अलावा आरसी मजूमदार, जीएच ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन दोनों ने कहा कि गुप्त क्षत्रिय वर्ग से संबंधित है। आरसी मजूमदार और जीएच ओझा, इन्होंने कहा मूल रूप से किससे संबंधित थे? क्षत्रिय से संबंधित थे। ठीक है। तो ये कुछ आपको फैक्ट याद रखने चाहिए। इसमें कुछ याद रखें ना रखें, ये जरूर याद रखें। डॉक्टर जायसवाल को याद रखना है। समझ में आ गया? अब यहीं से जोड़ लो। डॉक्टर जायसवाल ने गुप्तों को पंजाब का निवासी बताया।
मूल स्थान में आ जाएं। डॉक्टर जायसवाल ने गुप्तों को कहां का निवासी बताया? पंजाब क्षेत्र का निवासी बताया। पहली चीज ध्यान रखिएगा। अभी मैंने एक नाम लिया था चीनी यात्री इत्सिंग का। किसका? इत्सिंग। इत्सिंग ने गुप्तों को मगध क्षेत्र का निवासी बताया। मगध क्षेत्र का निवासी बताया। वायु पुराण, विष्णु पुराण, इन साहित्य क्षेत्र में गुप्तों का मूल स्थान साकेत या बनारस को माना। साकेत और बनारस को माना। वायु पुराण और विष्णु पुराण में गुप्त मूल स्थान कहां था? या तो साकेत, साकेत का मतलब अयोध्या, साकेत का मतलब अयोध्या वाला क्षेत्र, और साथ साथ में कौन सा? बनारस, जिसे आज की तारीख में आप प्रयागराज के नाम से भी जानते हो, जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो गुप्तों के खुद के अभिलेख हैं, जो अभिलेख अपने ने पढ़े हैं, उसके अंदर गुप्तों को पूर्वी प्रदेश का निवासी बताया गया। तो नीचे स्टार बनाकर लिख लें। गुप्त अभिलेखों में, गुप्त अभिलेखों में अभिलेख में गुप्तों को पूर्वी प्रदेश का निवासी बताया। पूर्वी प्रदेश का निवासी बताया गया है। ठीक है, यह प्रारंभिक जानकारी आपको इस राजवंश की पता होनी चाहिए। अब कुछ इनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं राजाओं के बारे में। किसके बारे में? राजाओं के बारे में। वहां से अपने स्टार्ट करते हैं, मूल राजवंश के राजा, प्रमुख राजा। तो अगला हेडिंग डालिए, उतार लिया इसको। गुप्त में 2 क्वेश्चन, गुप्त कौन थे और गुप्त कहां के मूल निवासी थे। समझ गया? तो डॉक्टर जायसवाल कह रहा है शूद्र जाति से संबंधित थे। एक जगह पर इन्होंने जाट जाति से भी इनको संबंधित माना है। एक पुस्तक है जिसका नाम है चंद्र व्याकरण, चंद्र गोविंद के द्वारा लिखी गई। उसके आधार पर इन्होंने कहा कि गुप्त क्या थे? जाट थे। दूसरा, अल्टेकर इतिहासकार रोमिला थापर और रामशरण शर्मा ने इन्हें क्या माना है? वैश्य। और मूल रूप से ज्यादातर लोग इसको वैश्य वर्ग से संबंधित मानते भी हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें क्या माना? ब्राह्मण माना। इसका कारण मैंने कहा कि जो समुद्रगुप्त था वो अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। उसकी जो मुद्राएं थी उस पर लिच्छवी दोहित्र लिखा हुआ मिला है। इसका मतलब लिच्छवियों का दोहता, और इसका मतलब लिच्छवी जो थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। इस आधार पर इसको क्या माना गया? ब्राह्मण माना गया। दूसरा, इन्होंने जो संबंध बनाए, वाकाटक नरेशों के साथ संबंध बनाए, तो वाकाटक भी कौन थे? ब्राह्मण थे। इसलिए माना गया कि ये ब्राह्मण थे, तभी इन्होंने ब्राह्मणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, ऐसा माना जाता है। और आरसी मजूमदार और जीएच ओझा कहते हैं कि ये कोई नहीं थे, ये कौन थे? क्षत्रिय थे, ऐसा माना गया। इसके अलावा ये चीज आपको याद रखनी। अब हेडिंग डाल दो राजाओं के बारे में। प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में सबसे पहले लिखो श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन कहते हैं ये इसका प्रारंभकर्ता माना जाता है, या फिर कह सकते हैं
इसका संस्थापक माना जाता है। एक मोहर मिली है बनारस से, कहां से? उस मोहर पर एक तरफ गुप्तस्य और दूसरी तरफ श्री गुप्तस्य लिखा गया। तीसरा कहते हैं चीनी इतिहासकारों के अनुसार इसने मगध में, कहां पर? मगध के अंदर एक क्षेत्र था जिसका नाम था मृगशिखा वन। मृगशिखा वन के अंदर बौद्ध मंदिरों का या बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। चीनी इतिहासकारों के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध के मृगशिखा वन में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया और इन बौद्ध विहारों को 24 गांवों का, 24 गांवों से जो क्या मिलता था कर, वो किस में दिया गया? दान में दिया गया। 24 गांवों का जो कर था वो इन बौद्ध विहारों को क्या दिया गया? दान में दिया गया, यानी कि इतना पैसा दिया गया, ऐसा माना जाता है। इसने भी किसकी उपाधि धारण करी? महाराज की उपाधि धारण करी। कौन सा टाइटल लिया इसने? महाराज का टाइटल लिया। कोई विशेष जानकारी इन दोनों के बारे में नहीं है। नेक्स्ट जो शासक था वो घटोत्कच। कौन सा? घटोत्कच। और कहते हैं घटोत्कच की जानकारी पूना अभिलेख से मिलती है, जो किसने लिखवाया था? प्रभावती गुप्त ने लिखवाया था। प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? घटोत्कच की जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त के बाद नेक्स्ट शासक के रूप में कौन बना? घटोत्कच। ठीक है। और कहते हैं इसने भी किसका टाइटल धारण किया? महाराज का। इसने भी कौन सा टाइटल धारण किया? महाराज का टाइटल धारण किया। पूना अभिलेख से घटोत्कच की जानकारी मिलती है, जो किसने लिखवाया? प्रभावती गुप्त ने। प्रभावती गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री। चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री। भारत के इतिहास की पहली महिला जिसने किसी क्षेत्र विशेष पर शासन किया है। भारत के इतिहास में आपसे पूछा जाए वो प्रथम महिला जिसने किसी क्षेत्र विशेष पर शासन किया, उस महिला का नाम क्या है? प्रभावती गुप्त। दिल्ली पर शासन करने वाली रजिया, दिल्ली पर शासन करने वाली रजिया सुल्तान, लेकिन भारत के किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? प्रभावती गुप्त है। यही है, पूना अभिलेख से जानकारी मिलती है किसकी? घटोत्कच की। समझेगा। और कहते हैं ये जो दोनों शासक थे, कौन कौन? दोनों के दोनों। कहते हैं कि इन दोनों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, यानी कि ये स्वतंत्र शासक ना होकर, स्वतंत्र शासक ना होकर किसी के अधीन क्या थे? किसी के अधीन क्या कर रहे थे?
शासन कर रहे थे। यानी कि ये दोनों स्वतंत्र नहीं थे, किसी के सबऑर्डिनेटर के रूप में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ऐसा इतिहास में माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा कोई विशेष टाइटल धारण नहीं किया गया, दोनों ने एक ही टाइटल धारण किया, उसका नाम क्या था, महाराज का। और कहते थे कि ये किसके अधीन हो सकते हैं, तो दो चीजों के अधीन हो सकते थे। एक तो इस समय भारत में कौन थे, कुषाण, और एक ये जो गुप्त डायनेस्टी मुख्य रूप से मध्य भारत में डेवलप हुई। किसमें? मध्य भारत में जब डेवलप हुई तो मध्य भारत के अंदर एक विशेष जाति शासन कर रही थी जिसका नाम था मुरंड। तो या तो ये कुषाणों के सामंत थे या मुरंड जाति के सामंत के रूप में काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कुषाणों को रिप्लेस किया था मुरंडों ने। किसने? और मुरंडों को रिप्लेस किसने किया? गुप्तों ने। समझेगा? या तो इसके सामंत के रूप में, सबऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे थे, या मरुंडों के सामंत के रूप में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। मुरंड कौन थे? मध्य भारत में शासन करने वाली एक विशेष जाति थी जिसको मुरुंड के नाम से जाना गया था। समझ में आ गया? लेकिन दोनों कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं थे, इसको स्पेशल आपको याद रखना है। अब आएगा इस वंश का सबसे प्रमुख शासक या रियल फाउंडर जिसको कहा जाएगा, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा? अब हेडिंग डालो चंद्रगुप्त प्रथम पर। एक लाइन याद रखनी है इन दोनों फैक्टों के अंदर, घटोत्कच को भूल जाना। इतिहास में आज तक कोई क्वेश्चन घटोत्कच से नहीं पूछा गया। अगर एक क्वेश्चन इस पूरे में से बनता है तो एक ही बनता है कि गुप्त वंश का प्रारंभकर्ता या प्रारंभिक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, या तो श्रीगुप्त को या गुप्त को। कुछ लोग कहते हैं गुप्त था, उसको श्री का टाइटल दिया गया। किसका? तो नाम क्या पड़ गया? श्रीगुप्त। समझेगा? लेकिन मैंने कहा किसी भी राजवंश को प्रारंभ करने की जो जानकारी है वो मिलती नहीं है। वो मिलती है? मैं आपसे पूछूं आपके परिवार की प्रारंभिक जानकारी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। 2-4 पीढ़ी तो आप बता पाओगे, लेकिन उसके बाद कहोगे आप किसके थे, पता नहीं हम किसके थे, कहां से निकले ये भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 4-5 पीढ़ी से तो पता है कि हम जाट थे, हम ब्राह्मण थे, हम क्षत्रिय थे, मीणा थे, कुछ भी थे। लेकिन 5 से पहले क्या थे, 5 जाति से पहले हमको नहीं पता। समझ में आ गई बात? क्योंकि उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, और जिसका कोई सोर्स नहीं होता उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। समझ में आ गई बात? यही इतिहास की हकीकत यही है। तो अब लिखिए, हेडिंग डालिए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक संस्थापक लगभग 320 से लेकर 335 ईस्वी के आसपास इसने क्या किया, शासन किया। थोड़ा सा आइडिया रखिएगा जिससे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए। ये एक टाइम पीरियड थोड़ा सा याद रखिएगा बस। उससे पहले वाला नहीं लिखवाया मैंने आपको, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 250-75 के आसपास से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन एग्जाम में कभी पूछता नहीं है। यहां पर ये क्यों लिखवा रहा हूं उसको समझिएगा। एक तो ये वास्तविक संस्थापक हो गया, कहते हैं इसके राज्याभिषेक की जानकारी मिलती है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ, 319 ईस्वी। ठीक है, जब 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसने अपने राज्याभिषेक के समय कैलेंडर चलाया, जिस कैलेंडर को कहा गया गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। तो ध्यान रखिएगा 319 में कौन सा संवत प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? तीसरा, इसने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की।
वैवाहिक संबंधों से स्थिति मजबूत की। ठीक है, और लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया? विवाह किया। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इसने क्या किया? विवाह किया। और विवाह करने के पश्चात इसने मुद्रा पर कुमार देवी का चित्र अंकित करवाया। ऐसा करने वाला है भारत के इतिहास का पहला शासक। ऐसा करने वाला भारत के इतिहास का पहला शासक जिसने अपनी रानी के नाम से सिक्के चलाए। रानी के नाम से सिक्के चलाए। तो उल्टा रूप से पूछा जाता है, कुमार देवी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो आपको पता होना चाहिए किसने चलाए। चंद्रगुप्त ने। कुमार देवी कौन थी? चंद्रगुप्त की पत्नी थी। किस राजवंश से संबंधित थी? लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी, ऐसा माना जाता है। समझ गया? और ऐसा करने वाले भारत के इतिहास का पहला शासक माना जाता है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। समझ में आ गई बात? इसको याद रखिएगा। अब इसने एक बड़े क्षेत्र को स्थापित करने की प्रारंभिक कोशिश करी और इसने राजधानी बनाई पाटलिपुत्र को। किसको? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दूसरा, इसने अपने राज्य का राज्य चिन्ह कौन सा? राज चिन्ह के रूप में किसको स्थापित किया? गरुड़ को। किसको? गरुड़। इनका स्टेट का जो सिंबल था वो कौन था? गरुड़। ठीक है। तीसरा, राजकीय भाषा संस्कृत। राजकीय भाषा कौन सी? संस्कृत। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो वास्तविक संस्थापक हो गया, रियल फाउंडर। अब आपको रियल फाउंडर क्यों माने इसको? तो रियल फाउंडर मानने का एक कारण है कि इसने एक टाइटल धारण किया जिसको कहा गया महाराजा धीराज। कौन सा? महाराजा धीराज की इसने क्या करी? उपाधि धारण करी। जब महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी तो यह माना गया कि ये पहला स्वतंत्र शासक था। कैसा था? स्वतंत्र शासक। इसलिए इसको क्या माना गया? वास्तविक संस्थापक माना गया। समझ में आई चीजें? वास्तविक संस्थापक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने वो टाइटल धारण किया जो इससे पहले के राजाओं ने धारण नहीं किया। क्या था? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज टाइटल धारण करने से यह जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं ये स्वतंत्र शासक था। कैसा था? और स्वतंत्र शासक जो था इसलिए इसको क्या माना गया? रियल फाउंडर माना गया। रियल फाउंडर माना गया। ठीक है। राज्याभिषेक के समय क्या चलाया? गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत? गुप्त संवत चलाया। वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति क्या करी? मजबूत। ये सारे काम किए। और अपने जीते जी अपने पुत्र को शासन सौंप दिया इसने। जीते जी अपने पुत्र को शासन सौंप दिया, जिसको इतिहास में कहा जाता है समुद्रगुप्त। क्या कहा गया? तो सेकंड राजा लिखिए समुद्रगुप्त। अगला एक और राजा लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट समुद्रगुप्त, सबसे महत्वपूर्ण शासक।
अरे उसको छोड़ो ना, तुम अपना ध्यान रखो। अगला शासक कौन है? समुद्रगुप्त। समझ में आ गया? हाँ। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने ये टाइटल दिया इसको। ठीक है, दूसरा, सौ युद्धों का विजेता। प्रयाग प्रशस्ति में। सौ युद्धों का विजेता, प्रयाग प्रशस्ति में नाम दिया गया। ठीक है, तीसरा, धर्म प्रचार बंधु। धर्म प्रचार बंधु और कविराज, ये टाइटल इसको दिए गए इलाहाबाद लेख में। धर्म प्रचार बंधु और कविराज का टाइटल इसको दिया गया इलाहाबाद लेख में। वसुबंधु या वसुबंधु एक बौद्ध भिक्षु था। वसुबंधु ने इसे टाइटल दिया धार्मिक सहिष्णु। तो ये चार टाइटल इसके आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। सौ युद्धों का विजेता किसमें बताया गया? प्रयाग प्रशस्ति में। धर्म प्रचार बंधु और कवि राजा का टाइटल इलाहाबाद लेख में दिया गया। इसके अलावा वसुबंधु बौद्ध भिक्षु ने इसे क्या कहा गया? धार्मिक सहिष्णु। इसके अलावा एक दो टाइटल और आपको याद रखने। अप्रतिरथ, पराक्रमांक, ये दो महत्वपूर्ण टाइटल भी आपको याद रखने हैं। किसके? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में दो चीज ध्यान रखनी है। एक व्यक्ति का नाम रखना, हरिसेन। कौन सा? हरिसेन के द्वारा ये प्रयाग प्रशस्ति के अंदर जो रचना है वो लिखी गई थी। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा। दूसरी संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। और तीसरा, गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई है। गद्य और पद्य। और जहां पर गद्य और पद्य दोनों लिखे जाते हैं उसको एक स्पेशल शैली के नाम से जाना जाता है, जिसको कहा जाता है चंपू शैली। समझ में आया? तो प्रयाग प्रशस्ति कहां पर है? प्रयाग में। प्रयाग कहां पड़ता है? इलाहाबाद।
इलाहाबाद को आज की तारीख में क्या कहा गया? प्रयाग कहा जाता है। हरिसेन, कौन सा? हरिसेन जो इसका दरबारी था, उसके द्वारा लिखी गई। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस में? गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है। उसे क्या कहते हैं? चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। अब दो बातें और लिखनी है, उसके बाद कल पढ़ेंगे अपने को। समुद्रगुप्त ने प्रमुख कुछ नीतियां अपनाई, बस लास्ट लिखिएगा, प्रमुख नीतियां। प्रसोभ धारण नीति और दक्षिण भारत के अंदर ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। कल बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। उत्तर भारत के लिए प्रसोभ धारण नीति, दक्षिण भारत के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, और आठवीं जाति के लिए, कौन सी के लिए? आठवीं जाति के लिए प्रचारीकृत नीति। ये तीन प्रकार की नीतियां किसने अपनाई? समुद्रगुप्त ने अपनाई, जिसके कारण उसने बहुत बड़े विशाल क्षेत्र को जीत लिया। समझ में आ गई बात? कल इस पर और चर्चा करेंगे समुद्रगुप्त पर, और कल इन राजवंशों को क्या करेंगे? राजाओं को समाप्त कर देंगे कल।